दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज से हम चालू करने जा रहे हैं फसलों के बारे में। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, और इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, और इसके बाद हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह तीनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो 12th पास एग्ज़ाम होता है उसके लिए। तो दोस्तों, करते हैं हम आज से स्टार्ट। तो हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर डे हर एक वीडियो की मिलती रहेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहले जानते हैं हम एक वार्षिक फसलें क्या होती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में हम। देखिए दोस्तों, होती क्या है ये एक वार्षिक फसलें। ऐसे फसल पौधे जो एक मौसम या वर्ष के भीतर जीवन चक्र पूरा करते हैं। वे बीज पैदा करते हैं और मौसम के भीतर मर जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों आदि। क्या है दोस्तों, ऐसे फसल पौधे जो एक मौसम या वर्ष के भीतर जीवन चक्र पूरा करते हैं। मतलब इसका मतलब है कि एक वर्ष के अंदर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और बीज उत्पादित कर देते हैं, और इसके पश्चात ये मर जाते हैं। जैसे उदाहरण किया इसके गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों इत्यादि। जो गेहूँ है वो रबी की फसल है आपकी, चावल है वो आपकी खरीफ की फसल है, मक्का भी आपकी खरीफ की फसल है, सरसों है जो है आपकी रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसके साथ क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम द्विवार्षिक फसल। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल लगातार 2 मौसम या वर्षों तक होता है। प्रथम वर्ष या मौसम में क्या होता है, प्रथम वर्ष में इन पौधों में पूरी तरह से वानस्पतिक वृद्धि होती है, जो आम तौर पर पत्तियों को रोसेट तक ही सीमित होती है। पत्तियों की रोसेट तक ही सीमित होती है। मूसला जड़ अक्सर मांसल होती हैं और भोजन भंडारण अंग के रूप में कार्य करती हैं। दूसरे वर्ष में क्या होता है, दूसरे वर्ष के दौरान वे मुकुट से फूलों के भंडार निकलते हैं और बीज पैदा करने के बाद पौधे मर जाते हैं, जैसे चुकंदर, प्याज आदि। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। एक बार आपको समझाता हूँ। इसमें 2 वर्षों में फसल पैदा होती है। इसमें 2 वर्षों में जो है वो फसल है वो पैदा होती है। ठीक है, तो हम अगली फसल पढ़ते हैं, बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें क्या होती हैं, वे 3 या अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे बीज वाले या बिना बीज वाले पौधे हो सकते हैं, जैसे नेपियर चारा घास। एक घास होती है, नेपियर ग्रास होती है एक, है ना, और एक नारियल। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना IBPS AFO के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, नारियल कौन सी फसल है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में दिया गया था एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा नारियल। किस वर्ष की फसल है, बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत नारियल आता है। आगे बात करते हैं हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु के बारे में। ठीक है, जलवायु के आधार पर वर्गीकरण किसका, फसलों का। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए, गर्म और उष्ण जलवायु में फसलें अच्छी तरह वृद्धि करती हैं, जैसे चावल, गन्ना, ज्वार आदि। ठीक है, आगे आता है अपना उपोष्ण कटिबंधीय में भी जल्दी वृद्धि करती हैं। उसमें क्या आता है, चावल और कपास। आगे पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण के बारे में। ठंडी जलवायु में फसलें अच्छी होती हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, जई है, चना है, आलू है। ये सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो है ठंडी जलवायु में अच्छी होती हैं। ये सब रबी की फसल होती हैं। ठंडी जलवायु मतलब रबी की फसल, ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब समझ रहे होंगे। आगे बात कर एक और होता है ध्रुवीय फसलें। ये बहुत कम पूछी जाती है परीक्षा में, बहुत कम, इसका बहुत कम चांस रहता है, इसके बारे में पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, ये भी ठंडी जलवायु में होती हैं। सभी प्रकार के
चीड़ चार घास आदि हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी है हमको। आगे बात करते हैं हम वृद्धि मौसम के आधार पर वर्गीकरण। वृद्धि मौसम के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। खरीफ, बरसात, मानसून फसलें, मतलब खरीफ की फसलें, उस खरीफ में ही बरसात होती है, बरसात मानसून से होती है ऑब्वियसली। ये आपको तीनों नाम याद आराम से रह जाएंगे। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? बरसात के समय। वर्षा कब होती है? जब मानसून आता है, ठीक है। ये नाम भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि मानसून की फसलें बताइए, बरसात वाली फसलें बताइए, खरीफ वाली फसलें बताइए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जून से अक्टूबर नवंबर तक मानसून के महीनों में उगाई जाने वाली फसलों को फसल के विकास की मुख्य अवधि के दौरान गर्म गीले मौसम की आवश्यकता होती है। फूल आने के लिए दिन की लंबाई भी कम होती है, ठीक है, जैसे कपास, चावल, ज्वार, बाजरा आदि। और इसमें बहुत सी फसलें आती हैं, धान है, सोयाबीन है, उड़द है। ये सब कौन सी खरीफ फसलें होती हैं? क्या क्या है, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। धान, देखिए लिख देता हूँ आपको मैं। एक में आपके आती है धान, ठीक है, और एक है उड़द और सोयाबीन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब किस में आती हैं? ये सब आती हैं आपकी खरीफ की फसल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। रबी, सर्दी के मौसम की फसलें। रबी, सर्दी के मौसम की फसलें, ठंड के मौसम की फसलें, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे ये तो आपको नॉर्मल सबको याद रहता ही है। देखिए इसमें क्या है, इसे अच्छी तरह से विकसित होने के लिए अक्टूबर से मार्च महीने तक सर्दी के मौसम की आवश्यकता होती है। ठंड और शुष्क मौसम में फसलें अच्छी तरह बढ़ती हैं। फूल खिलने के लिए दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। फूल खिलने के लिए लंबे दिन की आवश्यकता होती है। लंबे दिन होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या आता है, गेहूँ है, चना है, कुसुम है, या सरसों है, चना है, गेहूँ है, ठीक है। ये सारी फसलें इसमें आती हैं। ग्रीष्मकालीन जायद फसलें, गर्मी के महीने में मार्च से जून तक उगाई जाने वाली फसल। इस फसल को बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन खरीफ और रबी फसल पर अधिक ध्यान दिया जाता है अपने इंडिया में। और ग्रीष्मकालीन फसलें गांव में अधिकतर बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। लगभग 40% लोग करते हैं, 60% लोग नहीं करते हैं। गर्मी के महीने में मार्च से जून तक उगाई जाने वाली फसलें प्रमुख विकास अवधि के लिए गर्म दिन का मौसम और फूल आने के लिए दिन की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूंगफली है, तरबूज है, कद्दू है, लौकी है, बाकी जो सब्जी वाली फसलें अधिकतर इसी समय की जाती हैं, ठीक है। और एक आपने देखा वो जो मूंग होती है वो भी इसी समय की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम। खरीफ और रबी की सूची। खरीफ और रबी की सूची आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सूरजमुखी, अरंडी, सोयाबीन, सनई, कपास, तिल, मूंगफली, बाजरा, धान, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी में क्या आता है, तंबाकू है, बरसीम है, गन्ना है, सरसों है, गेहूँ है, जौ है, चना है, आदि आदि ये फसलें इसमें आती हैं, जो है अपनी रबी की फसल में आती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उपयोग के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। पहले देखते हैं अनाज। क्या? अनाज अपने खाद्य स्टार्च युक्त अनाज के लिए उगाई जाने वाली खेती वाली घासीय फसल है। मुख्य भोजन के रूप में किए जाने वाले बड़े अनाज चावल, गेहूँ, मक्का, जौ आदि। क्या है? अनाज, बड़े अनाज वाली कौन सा? चावल है, गेहूँ है, जौ, ज्वार, मक्का, ये सब बड़े अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये पेज शायद गड़बड़ हो गया मेरे से, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि नॉर्मली घुलनशील विटामिन घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी, ठीक है। बी और सी ये जो है घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन है, और एडेक जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। देखिए अनाज वसा में घुलनशील विटामिन ई का
एक उत्कृष्ट स्रोत है जो एक आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट है। साबुत अनाज में क्या सोलेनियम, कैल्शियम, जिंक और कॉपर जैसे खनिजों की दैनिक आवश्यकता का 20 से 30% तक होता है। ठीक है, आगे आता है मोटा अनाज। एक पढ़ा था अपने अनाज, अब आगे आता है मोटा अनाज। मोटा अनाज छोटे दानेदार अनाज हैं जिनका भोजन के रूप में बहुत कम महत्व है, जैसे बाजरा है। ठीक है, मोटा अनाज होता है बाजरा। वे अनाज समूह की वार्षिक घास भी है, लेकिन ये कम क्षेत्र या कम महत्वपूर्ण क्षेत्र में उगाए जाते हैं। जिनकी उत्पादकता और आर्थिकी भी कम महत्वपूर्ण होती है। ये गरीब देशों के लोगों का मुख्य भोजन भी है। ठीक है, ये सब मोटे अनाज का है। ठीक है, मोटा अनाज राजस्थान का मुख्य भोजन है। मोटा अनाज है वो राजस्थान का मुख्य भोजन है। ठीक है, प्रमुख मोटा अनाज और लघु मोटे अनाज। देखिए प्रमुख मोटा अनाज क्या होता है। प्रमुख मोटा अनाज देखिए अब क्या होता है। प्रमुख मोटा अनाज में सोरगम, ज्वार, चोलम, सोरगम। ठीक है, सोरगम बाई कलर इसके किसका नाम है, ज्वार का नाम है। ठीक है, मोटे अनाज में आता है ये। और इसके बाद बाजरा और कम्बू एक प्रकार की फसल होती है। पेनिसिटम ग्लूकम इस बाजरा का ये वानस्पतिक नाम है। फिंगर मिलेट या रागी। ठीक है, इसका एलुसीन कोराकोना इसका वानस्पतिक नाम है। छोटे अनाज क्या होते हैं, छोटे और मोटे अनाज। देखिए तेनाई एक प्रकार की फसल होती है, सेटेरिया इटालिका इसका वानस्पतिक नाम है। समाई पेनिकम मिलियरे इसका वानस्पतिक नाम है। और पनीवरागु, कुदिरा इबली वर्गु, ये सब इसके पीछे देखिए वानस्पतिक नाम लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत कम पूछे जाते हैं ये। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी मोटे अनाज वाली रहती हैं और कौन से छोटे लघु मोटे अनाज वाली या छोटे मोटे अनाज वाली फसलें रहती हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए नोट में क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रमुख मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी। ठीक है, ये हैं प्रमुख मोटे अनाज में आते हैं। ठीक है, ये नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था भाई साहब, नाबार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया था ये। ठीक है, अगला आता है तिलहनी। पहले हमने क्या पढ़ा, अनाज। दूसरा क्या पढ़ा, मोटा अनाज। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, तिलहनी या दलहनी। ठीक है, तिलहनी और दलहनी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तिलहनी और दलहनी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ते आए शुरू से। तो फलीदार फसलों के बीज भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। फलीदार फसलों के बीज भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब दलहनी और तिलहनी वाली फसलें हैं। काला चना जिसको बोलते हैं उड़द, इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना मूंगो। क्या नाम है, विग्ना मूंगो। किसका, उड़द का, जिसको काला चना बोला जाता है। हरा चना विग्ना रेडिएटा। इससे क्या, हरे चने का नाम क्या है, मूंग, विग्ना रेडिएटा। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो ना, अगर विग्ना मूंगो लिख रहा है तो आप समझो कि विग्ना मूंगो मतलब मूंग का नाम है, नहीं है, ये उड़द का नाम है, उड़द। ठीक है, और हरा चना मतलब हरी कलर की होती है मूंग, तो उसका नाम है विग्ना रेडिएटा। आप इससे थोड़ा ध्यान रखना। लोबिया विग्ना एग्नोइकुलेटा ग्राम सीसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, सीसर एरिटिनम। चना ग्राम मतलब चना बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे आता है कुल्थी दाल, मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम। आगे मसूर की दाल, लेस एस्कुलेंटस। ठीक है, लेस एस्कुलेंटस या लेस कुलिनरिस। ठीक है, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स इसका सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। मटर या उद्यान मटर एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइसम सेटाइवम मेंडल इसका जनक है। ठीक है, बाग की फलियाँ लेब पुरप्यूरियस और खेसारी लेथाइरस सेटाइवस, ये सब। ठीक है, और ये नोट में लिखा हुआ है, आप इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। ग्वार इस फसल का प्रयोग गोंद निर्माण के लिए किया जाता है। गोंद क्या होती है, गोंद को आप जानते होंगे, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ये किसी चीज़ को चिपकाने के लिए काम आता है। लोबिया अन्य दालों की तुलना में भारी वर्षा के प्रति सहनशील होती हैं। ठीक है,
अन्य शायद पूरी पीडीएफ बिगड़ गई नहीं, ठीक है। बीच नीचे 2 पेज, शायद ये 2 बीच के 2 पेज हैं जिसको मैं सही नहीं कर पाया हूँ। आपको जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप इसको बेटर पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस पेज को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। ले लिया होगा, बाकी वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। तो चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, चलो आप थोड़ा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऊपर से पढ़ाता नहीं आया आपको, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। बाकी इस पेज को मैं बाद में समझा दूँगा आपको, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो तो नीचे चलते हैं हम। संवर्धन विधि या जल के आधार पर वर्गीकरण। संवर्धन विधि या जल के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, वर्षा आधारित और फसलें क्या है, वर्षा जल पर युक्ति हैं। फसलें जो वर्षा जल पर युक्ति हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मूंग है आदि, ये सब क्या है, वर्षा आधारित फसलें हैं। सिंचित फसलें कौन सी होती हैं, सिंचाई जल की सहायता से फसलें उगती हैं। समझ रहे हो आप, तो समझ जाते हैं। वर्षा आधारित फसलें मतलब वर्षा के पानी से, और सिंचित फसलें मतलब जो कृत्रिम रूप से अपनी सिंचाई की जाती है वो फसलें, ठीक है। और सिंचाई क्या कहलाती है, सिंचाई कृत्रिम रूप से पानी देना, कृत्रिम रूप से पानी देना, किसको, पौधों को। कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाती है, ठीक है। ये सब उसमें क्या आता है, मिर्च है, गन्ना, केला, पपीता आदि, ठीक है। और ये अपना वर्षा आधारित फसलें हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। जड़ प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण, जड़ वाली फसलें जिसको बोलते हैं। मूसल जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती हैं, ठीक है। मूसल जड़ में क्या है, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई तक जाती है ना। और जैसे कि हरड़ है, अंगूर है, कपास है आदि है, ये सब ये देखिए, ये आपकी दाल हो गई है ना, ये आपका फल हो गया, और ये आपका फसल हो गई कपास। ये एमपी में है, जो अधिकतर खंडवा खरगोन ज़िले में उगाई जाती है कपास की फसल, ठीक है। आगे बात करते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ वे फसलें जिनकी जड़ें रेशेदार, उथली और मिट्टी में फैली हुई होती हैं। एक तो देखो मूसल जड़ कहते हैं, वो गहराई तक जाती हैं, मूसल जड़ें वो गहराई तक जाती हैं, और अपस्थानिक जड़ें हैं जो फैली हुई होती हैं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ है, चावल है आदि है, इनकी फसलें जो क्या है, इनकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई होती हैं, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा एक बार आगे। बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसकी, आप और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं आगे। आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण, नकदी फसल जैसे ग्वार, जैसे गन्ना है, कपास है। कपास नकदी फसल जैसे आप जानते होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसलें। आबादी के लिए खाद्यान्न और मवेशियों के लिए चारा जुटाने के लिए उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। ये ज्वार है, गेहूँ है, चावल है आदि है। गेहूँ से देखिए, ज्वार से मानव रोटी खाता है, गेहूँ से मानव रोटी खाता है, चावल से, ठीक है, अपना खाद्यान्न फसल के रूप में, खाद्यान्न के रूप में काम लेता है। और इसी से जो भूसा प्राप्त होता है वो मवेशियों के लिए चारे के रूप में काम आता है, ठीक है। और जो उनके जो दाने रहते हैं उसको पिसवा करके मानव खाद्यान्न के रूप में काम लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, एक बीज पत्री जैसे क्या कहते हैं, मोनोकोट कहते हैं, मोनोकोट। एक बीज पत्री क्या कहते हैं, मोनोकोट। बीज में एक बीज पत्र होना, जैसे सभी अनाज और मिलेट, अनाज वाले जो अनाज रहते हैं ना, वो सभी क्या रहते हैं, एक बीज पत्री रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनाज सारे उदाहरण देख लीजिए, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, ये सब आपके अनाज हैं, और ये सब एक बीज पत्री रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछते भी, अधिकतर बहुत बार पूछा गया है कि एक बीज पत्री फसल, निम्न में से एक बीज पत्री फसल बताइए, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ऑप्शन का आप मेरे को पढ़ लीजिएगा। गेहूँ है, चना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब हैं आपकी क्या है, एक बीज पत्री फसलें हैं। आगे बात करते हैं द्विबीजपत्री या डाइकोट फसलें। क्या, डाइकोट फसलें, इंग्लिश में डाइकोट बोलते हैं और हिंदी में द्विबीजपत्री बोलते हैं। ऐसे ही एक बीज पत्री इंग्लिश हिंदी में है, और मोनोकोट है वो
इंग्लिश में है। देखिए डाइकोट फसलें क्या होती हैं, ऐसी फसलें जिनके बीच में 2 बीज पत्र हों, जैसे सभी फलियां और दालें ले लीजिए, जिसमें जिसके 2 बीज पत्र हों। बीज पत्र को समझ, जिसके 2 टुकड़े किए जा सकें। ठीक है, ये चना के 2 टुकड़े करके दाल बन जाती है, उसे क्या समझ रहे हैं, दाल है। ये सारी फसलें द्विबीजपत्री कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्पन की शुरुआत के लिए आवश्यक फोटो पीरियड की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, फोटो पीरियड के आधार पर मतलब प्रकाश संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए आगे, ये हम देखिए छोटे दिन वाले पौधे, इन्हें पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम समय के प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने? 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जिसमें क्या आते हैं, चावल है, सूरजमुखी है, ज्वार है, हरा चना, काला चना, शकरकंद, सब ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब रबी की फसलें, सॉरी, ये सब किसकी फसलें हैं? ये सब हैं आपकी वो हैं खरीफ की फसलें हैं। अधिकतर खरीफ में इनको उगाया जाता है, मतलब वर्षा आधारित फसलें या मानसून वाली फसलें। याद कीजिए पिछला, आप क्या बोलते हैं, वर्षा आधारित फसलें या मानसून वाली फसलें या फिर खरीफ की फसलें। ठीक है, आगे चलते हैं। लंबे दिन वाली पौधे, पुष्पन के लिए 10 से 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। 10 से 12 घंटे, यहाँ 12 घंटे से कम था, और यहाँ 10 से 12 घंटे से अधिक। जैसे गेहूँ है, जो है, चना है, मटर है, सरसों है, प्याज है, लहसुन है, फूल गोभी, पत्ता गोभी है ना, ये पत्ता गोभी, ये फूल, ये गोभी, ये गोभी वर्ग है, उसको कॉल के नाम से आता है। क्या नाम से आता है? कॉल के नाम से आता है। गाजर, पालक, चुकंदर, शलजम, केला, सेवादी। ठीक है, ये फलों के नाम हो गए हैं सारे, और ये फलों के नाम है, सारे फसलों के नाम है, सब्जियों के नाम है बीच में है जो। ठीक है, तो ध्यान दे लीजिएगा आप एक बार, बाकी देख लीजिए एक बार, आप सब कुछ देख जाएगा इसमें ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका कोई वो नहीं, इश्यू नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। दिन तटस्थ पौधे, इन पौधों के चरण परिवर्तन पर फोटो पीरियड का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इनको जो है वो प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि वो फसलें हैं, कपास है, मक्का है, सूरजमुखी, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, खीरा, राजमा, पपीता, अमरूद, ये सब क्या है कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रकाश का। ठीक है, तो अधिकतर मतलब इन पौधों को, इन फसलों को क्या है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रीन हाउस, आपने नाम सुना होगा। देखिए क्या होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है जिसको प्रकाश की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो जैसे राजमा, पपीता, अमरूद, ये सब आते हैं, और बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, खीरा, ये सब ये हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर उगाए जाते हैं। इनको प्रकाश की अधिक आवश्यकता नहीं होती है ये। ठीक है, फूल आने की दर इस बात पर निर्भर करती है कि फोटो पीरियड कितना छोटा या लंबा है। छोटे दिनों के पौधों में फूल अधिक तेज़ी से गिरने लगते हैं। जितने लंबे दिन होते हैं, उतने ही लंबे दिनों वाले पौधों में फूल आने की शुरुआत उतनी तेज़ी से होती है। फोटो प्रिज्म के बारे में जान लीजिए। प्रकाश की दिशा के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया। प्रकाश के दिशा के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया, जैसे सूरजमुखी इसमें उदाहरण है। आगे बात करते हैं प्रकाश संवेदनशील। मौसम से जुड़ी किस्में प्राप्त प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती हैं। मौसम से जुड़ी किस्में प्राप्त प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती हैं। आगे देखते हैं। चलो इस टॉपिक को हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही है अभी मेरे पास, बाकी इसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।